हेलो स्टूडेंट्स। तो आज अपन अपना देखो फोर्थ चैप्टर कंप्लीट हो गया था। ठीक है। अब फोर्थ चैप्टर के अपन आगे बढ़े कि भाई फिफ्थ चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा वाला हमें चैप्टर पढ़ना है। उस चैप्टर को पढ़े उससे पहले एक बार मैं फोर्थ चैप्टर को रिवाइज करवा देता हूँ, ताकि एक बार मैं इसके जो न्यूमेरिकल्स रह गए हैं पीछे वाले, ठीक है, तो वो एक बार मैं कंप्लीट करवा दूँ। तो न्यूमेरिकल्स को करने से पहले मैं एक बार इस चैप्टर को रिवाइज करवाना चाहूँगा, ताकि आपको एक बार फीलिंग आ जाए फिजिक्स की कि अपन हाँ अब कंटिन्यू में आ गए हैं पढ़ाई करने के लिए। ठीक है। तो अपना फोर्थ चैप्टर क्या था, सबसे पहले तो आपको इसकी हेडिंग आपको मालूम होनी चाहिए फोर्थ चैप्टर की। हाँ, अपना फोर्थ चैप्टर था विद्युत धारिता। फोर्थ चैप्टर है विद्युत धारिता, ये अपना फोर्थ चैप्टर है। ठीक है। तो विद्युत धारिता क्या होता है, इससे पहले मैंने आपको कुछ पॉइंट्स इसमें बता दिए थे। जैसे चालक क्या होता है, कुचालक क्या होता है, तो ये आप जानते ही हो चालक क्या होता है। ठीक है, चालक जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पर्याप्त मात्रा में होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, उसको हम चालक कहते हैं। जैसे इसके अपन एग्जाम्पल जानते हैं जो कि अपने आप में से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं। ठीक है, उसको हम चालक कहते हैं। या आप ऐसे बोल सकते हो कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की पर्याप्त मात्रा में इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें रहते हैं। तो इनके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे अपन जानते हैं क्या होता है चांदी, ठीक है, सोना, ठीक है, तांबा, ये इसके एग्जाम्पल होते हैं। क्लियर यहाँ तक? फिर उसके बाद में विद्युत रोधी पदार्थ या कुचालक पदार्थ आते हैं, जैसे इस बुक में इसमें गिवन है। ठीक है, कुचालक आप जानते हो कि जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नगण्य होते हैं, नगण्य मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं ये आपको मैंने बता दिया था। मुक्त इलेक्ट्रॉन अगर जिसमें नगण्य होंगे, जिसमें इलेक्ट्रॉन होंगे ही नहीं, आवेश का प्रवाह ही नहीं होगा, जिसको हम क्या कहेंगे, कुचालक कहेंगे। कोई विद्युत धारा का कोई प्रवाह नहीं होगा। ठीक है, जैसे रबर। ठीक है, इसके अलावा कोई भी कुचालक पदार्थ, जैसे सूखी लकड़ी, ठीक है, सूखी लकड़ी हुई, ठीक है, कांच, अभ्रक, ये सब क्या होते हैं, कुचालक पदार्थ होते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक पदार्थ और होता है अर्धचालक, जिसको अपन आगे पढ़ेंगे। लेकिन इसी अभी इस चैप्टर में इतना ही इसके बारे में समझाया हुआ है। ठीक है, चालक क्या होता है, कुचालक क्या होता है। ठीक है, उसके बाद में इसमें बताया है मुक्त एवं बद आवेश के बारे में। मुक्त एवं बद आवेश, देखो ये क्या होता है, मैं केवल रिवाइज करवा रहा हूँ। ठीक है, डिटेल से यहाँ पर नहीं बता रहा, क्योंकि मैंने डिटेल से पहले अपने लेक्चर में इसको मैंने कंप्लीट करवा दिया था फोर्थ चैप्टर को। मुक्त एवं बद आवेश का मतलब क्या होता है, देखो कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, परमाणु में नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करता रहता है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से जितना दूर होता है उसके बीच में आकर्षण बल लगता है। ठीक है, ये एक आकर्षण बल लगता है, और ये आकर्षण बल अगर जिस इलेक्ट्रॉन के और प्रोटॉन के बीच में नगण्य होता है, बिल्कुल नगण्य मात्रा में होता है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन गति करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बद इलेक्ट्रॉन का मतलब जो आकर्षण बंध से बंधे हुए होते हैं, जो गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते, उनको हम बद आवेश कहते हैं। विद्युत धारा के प्रवाह के लिए जो उत्तरदायी होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन या जो आवेश उत्तरदायी होते हैं, वो कौन से होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, जो कि अभी मैंने पीछे बताया अभी चालक एवं कुचालक में। और बद आवेश जो है ये कोई भी विद्युत धारा में इनका प्रवाह में योगदान नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। आगे है नेक्स्ट, इसका एक ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, देखिए टॉपिक क्या है यहाँ पर, एक बार मैं इसको पहले से थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ। ठीक है, देखिए एक बार फ्रेम को सेट कर दे। ओके, देखो नेक्स्ट टॉपिक है अब परावैद्युत पदार्थ। परावैद्युत पदार्थ ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हालांकि शायद मैंने इसको बाद में बताया था, फिर पहले मैंने विद्युत या चालक की धारिता पढ़ाया होगा। फिर भी आप इसको समझ लीजिए, दोनों का इससे कोई रिलेटेड नहीं है कि पहले इसको पढ़ाया जाए या बाद में इसको पढ़ाया जाए। परावैद्युत पदार्थ एवं ध्रुवण पढ़ेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको बताया बाद में। ठीक है,
देखिए परावैद्युत पदार्थ क्या होता है, परावैद्युत पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो स्वयं में से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं, लेकिन एक विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में विद्युत का प्रभाव दर्शाते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है। परावैद्युत पदार्थ किसे कहते हैं, यही इसमें इंपॉर्टेंट तथ्य होता है, परावैद्युत पदार्थ कहते किसे हैं। ठीक है, इसको आप मैंने नोट्स में लिखवा दिया था, और उसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना, इस डेफिनेशन को, इस परिभाषा को। परावैद्युत पदार्थ का मतलब क्या होता है कि वे पदार्थ जो चालकता को प्रदर्शित नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में चालकता को दर्शाएं, ठीक है, विद्युत प्रभाव को दर्शाएं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। ठीक है, जैसे अभ्रक, कांच वगैरह, ये सब क्या होते हैं, परावैद्युत पदार्थ होते हैं। देखो परावैद्युत पदार्थ भी एक, उसमें जो परावैद्युत पदार्थ में भी जो है विद्युत द्विध्रुव उपस्थित होते हैं, ये भी एक विद्युत द्विध्रुव की तरह व्यवहार करते हैं, क्योंकि हम आगे पढ़ने वाले हैं ध्रुवण को मैं समझाने वाला हूँ। ठीक है, रिवाइज में डायरेक्टली फटाफट सब कुछ समझाने वाला हूँ। ठीक है, आपका एक तरीके से रिवाइज हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, अब देखो परावैद्युत पदार्थ कहते किसे हैं, ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, क्योंकि ये बिना कोई विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में किसी तरीके का कोई विद्युत प्रभाव नहीं दर्शाते हैं। जैसे ही इन पर कोई विद्युत क्षेत्र आरोपित कर देते हैं, ये विद्युत का प्रभाव दर्शाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, परावैद्युत पदार्थ भी विद्युत द्विध्रुव की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक है, यही इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसका इंपॉर्टेंट गुण होता है, जिसकी वजह से ये विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में विद्युत का प्रभाव दर्शाना स्टार्ट करते हैं। तो हमें इसी को यहाँ पर समझना है। देखो कि कोई भी पदार्थ जो होता है उसमें क्या होते हैं, परमाणु होते हैं, और परमाणु में बताइए क्या होता है, नाभिक होता है। नाभिक धनावेशित होता है, और अपन जानते हैं परमाणु कैसा होता है, उदासीन होता है। और अपन जानते हैं कि इस नाभिक के चारों ओर इतनी ही मात्रा में क्या उपस्थित रहता है, ऋणावेश। किस रूप में रहता है, इलेक्ट्रॉन के रूप में। और ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर परिक्रमा करते रहते हैं, जिसकी वजह से अपन यहाँ पर बोल सकते हैं कि यहाँ पर जितना देखो, जितना इसमें धनावेश है उतना ही इसमें क्या है, ऋणावेश है। और अपन ये भी जानते हैं कि एक परमाणु की जो त्रिज्या है वो कितनी होती है, लगभग 10⁻⁻10 मीटर ये इसकी त्रिज्या होती है, बहुत कम हो गई। तो ये धनावेश है तो आप इसको प्लस क्यू समझ लीजिए, और ये ऋणावेश है तो आप इसको माइनस क्यू समझ लीजिए। और ये दूरी बहुत ही कम है इनके बीच की, 10⁻⁻10 मीटर, मतलब अल्प दूरी हुई। और अल्प दूरी, अगर ऐसा कोई सिस्टम बनता है, ठीक है, ऐसा कोई निकाय बनता है, दो आवेशों का ऐसा निकाय बनता है, ठीक है, कोई जोड़ा बन जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो पदार्थ में प्रत्येक परमाणु जो है विद्युत द्विध्रुव की तरह ही व्यवहार करते हैं, मतलब हर एक अणु जो है या परमाणु, ये सब किसकी तरह व्यवहार करना स्टार्ट कर देते हैं, विद्युत द्विध्रुव की तरह व्यवहार करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि कोई भी पदार्थ जो है वो एक विद्युत द्विध्रुव की तरह व्यवहार करता है। अब ये विद्युत द्विध्रुव की तरह व्यवहार करते हैं, तो यहाँ पर परावैद्युत पदार्थ को जो है इनके आवेशों की जो स्थिति है उसके आधार पर, आवेशों की स्थिति के आधार पर जो है इनको दो वर्गों में, इसको दो भागों में इसको बांटा हुआ है। ठीक है, मैं एक बार थोड़ा सा इसको सेट कर देता हूँ एक बार। ओके, दो भागों में इसको बांटा जाता है। ठीक है, किसको, परावैद्युत पदार्थ को। एक मिनट, देखिए एक तो होता है ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। ठीक है, एक तो क्या होता है, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। फटाफट समझा देता हूँ, देखो ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। और एक होता है क्या, अध्रुवीय होता है। दूसरा कौन सा होता है, अध्रुवीय। ध्रुवीय का मतलब क्या होता है, जिसमें आपको दोनों ध्रुव दिखाई दें। ठीक है, इसमें क्या होता है कि देखो एक्चुअल में होता है क्या है, कोई भी पदार्थ जो होता है उसमें जो आवेश उपस्थित होता है, धनावेश उपस्थित होता है, ऋणावेश उपस्थित होता है ना, इलेक्ट्रॉन के रूप में ऋणावेश होता है ना, प्रोटॉन के रूप में धनावेश होता है। तो जैसे हमने 11वीं क्लास में पढ़ा है द्रव्यमान केंद्र, ठीक है, कि कोई पदार्थ जो होता है उसका संपूर्ण जो कणों का जो द्रव्यमान है वो किसी एक बिंदु पर केंद्रित रहता है, जिसको हम द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। बिल्कुल वैसे ही इनके धनावेश और ऋणावेशों का जो आवेश जो है वो भी किसी एक केंद्र पर केंद्रित रहते हैं, जिनको हम आवेश का केंद्र कहते हैं। धनावेश के लिए वो धनावेश का केंद्र कहलाता है, ऋणावेश के लिए वो ऋणावेश का केंद्र कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्रुवीय और अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ का वर्गीकरण इनके केंद्र की स्थितियों के अनुसार ही होता है। देखो कैसे कि जो अगर इनमें धनावेश व ऋणावेश का केंद्र जो है, अगर एक ही
लाइन पर आ जाते हैं, सहरेखीय स्थिति में हो जाते हैं, मतलब संपाती हो जाते हैं, तो केवल उसमें एक ध्रुव दिखाई देता है, जिसको हम कहते हैं अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ। ठीक है, और ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ का मतलब क्या होता है, जिसमें धनावेश व ऋणावेश का केंद्र संपाती नहीं होता है। ठीक है, सहरेखीय तो होते हैं लेकिन संपाती नहीं होता है, उसको हम क्या कहते हैं, ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ कहते हैं। और ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ की खास बात क्या होती है, देखो ये दिखाई कैसे देंगे, ये भी मैं थोड़ा सा डायग्राम में इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से, सही तरीके से, मतलब ये इस तरीके से लगभग व्यवस्थित रहते हैं। ओके, ये इस तरीके से व्यवस्थित रहते हैं। लेकिन अध्रुवीय में क्या होता है कि इसमें धनावेश व ऋणावेश का केंद्र जो है वो संपाती हो जाता है, तो कुछ इस तरीके से ये दिखाई देते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये दिखाई देते हैं। क्लियर हो गई ये बात तो? ठीक है, लेकिन इसमें खास दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो दोनों में डिफरेंस ये है कि ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ में प्रत्येक जो विद्युत द्विध्रुव होता है, ठीक है, प्रत्येक परमाणु होता है या विद्युत द्विध्रुव होता है, उनका एक द्विध्रुव आघूर्ण भी होगा, द्विध्रुव आघूर्ण होता है। ठीक है, जबकि अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ जो होता है, ठीक है, इनका कोई भी द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होगा, क्योंकि ये द्विध्रुव आघूर्ण क्या रहता है, इनका 0 होता है। ठीक है, तो ओवरऑल इनका नेट द्विध्रुव आघूर्ण हम क्या बोल सकते हैं, जब तक कोई विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं करते हैं तब क्या रहता है, 0 रहता है। और इसमें क्या होता है कि प्रत्येक अणु का एक द्विध्रुव आघूर्ण तो होगा, लेकिन तापीय ऊर्जा या तापीय विक्षोभ के कारण ये अनियमित रूप से व्यवस्थित रहते हैं, जिसके कारण इनका ये एक दूसरे के द्विध्रुव आघूर्ण को कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि अपन जानते हैं द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है, तो ये एक दूसरे के द्विध्रुव आघूर्णों को कैंसिल कर देंगे और इनका भी विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में नेट द्विध्रुव आघूर्ण क्या रहता है, 0 रहता है। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पर इस ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ का भी द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो 0 है और अध्रुवीय का भी द्विध्रुव आघूर्ण क्या रहता है, 0 होगा। तो ऐसी स्थिति में, ठीक है, ऐसी स्थिति में ये अभी किसी तरीके का कोई विद्युत प्रभाव नहीं दर्शा रहे, ऐसे पदार्थ को कोई भी विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में कोई विद्युत प्रभाव नहीं दर्शा रहे। लेकिन जब हम इनको कोई विद्युत क्षेत्र में रख देते हैं, जैसे मान लो कि ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ है, जैसे मान लीजिए जैसे ये एक प्लेट है, विद्युत क्षेत्र की कोई प्लेट है, ठीक है, ये कोई धनावेशित कोई प्लेट है मान लीजिए, ठीक है, और ये ऋणावेशित, थोड़ा सा डायग्राम को सही कर देते हैं, ठीक है, ये कोई ऋणावेशित प्लेट है, ठीक है, और इसके बीच में हमने रख दिया कोई पराविद्युत पदार्थ को रख दिया, और वो पराविद्युत कौन सा है, ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ है। अब ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ में क्या होगा कि जितने भी परमाणु हैं जो कि एक विद्युत द्विध्रुव की तरह व्यवहार कर रहे होते हैं, तो इस ये दोनों धनावेश और ऋणावेशित प्लेट है, जिनके कारण एक विद्युत क्षेत्र आरोपित हो जाता है, जिसकी मैं दिशा बताऊं तो ये दिशा किधर से किधर होगी, धनावेश से ऋणावेश की ओर होगी। इस विद्युत क्षेत्र के कारण इसके अंदर जो द्विध्रुव उपस्थित होते हैं उन पर एक बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा। और अपन जानते हैं कि मैंने बता दिया था कि जब हम कोई विद्युत द्विध्रुव को कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो किस तरीके से उनमें द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर इनमें बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा, द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा, और ये सब विद्युत क्षेत्र, ये विद्युत क्षेत्र क्या करना चाहेगा यहाँ पर कि जितने भी विद्युत द्विध्रुव है उनको बल आघूर्ण के द्वारा इनको अपनी ही दिशा में संरेखित करने का प्रयास करता है, ताकि ये साम्यावस्था में आ जाए। ठीक है, तो ये इस तरीके से संरेखित होते हैं कि उन विद्युत द्विध्रुवों का जो ऋणावेश है वो इस धनावेशित प्लेट की ओर होता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से होता है, और है ना, इस तरीके की स्थिति उत्पन्न हो जाती है ना, ये ऋणावेश धनावेश ऋणावेश धनावेश ये सब क्या हो जाते हैं, संरेखित हो जाते हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा में। ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब यहाँ पर कोई भी ऐसा कोई विद्युत द्विध्रुव नहीं है जो एक दूसरे की नेट द्विध्रुव आघूर्ण को 0 कर सके, कैंसिल कर सके। ठीक है, और इसमें ओवरऑल फिर इसमें एक नेट द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा, और नेट द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो गया तो इसका मतलब अब ये 0 के बराबर नहीं है, द्विध्रुव मतलब एक विद्युत के प्रभाव को ये दर्शा रहा है। ठीक है, तो ये पराविद्युत पदार्थ की विशेषता हो गई कि किस तरीके से एक पदार्थ जो है बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में विद्युत के प्रभाव को नहीं दर्शाता है, जबकि एक विद्युत क्षेत्र आरोपित कर देते हैं तब किस तरीके से विद्युत प्रभाव को दर्शाता है। ठीक है, ये तो थी ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ की बात थी।
ठीक है। अगर हम कोई अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ को भी इसी तरीके से इसमें प्लेटों के बीच में रख देते हैं, जैसे मान लीजिए ये धनात्मक ऋणात्मक प्लेटें हैं धनावेशित, और ये ऋणावेशित प्लेट है, ठीक है। इनके बीच में अगर हमने इस पराविद्युत पदार्थ को रखा है, अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ को रखा है, तो इसमें क्या होता है, अभी आपने देखा होगा पीछे कि एक बिंदु के रूप में वो अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ इस तरीके से दिखाई देते हैं। तो धनावेश यहाँ पर होगा और पीछे की ओर क्या होगा, ऋणावेश होगा, ठीक है। एक दूसरे पे ये संपाती रहते हैं बिल्कुल, ठीक है। तो जब विद्युत क्षेत्र, इन पर कोई विद्युत क्षेत्र, अपन जानते हैं विद्युत क्षेत्र आरोपित होगा धनावेश से ऋणावेश की ओर, तो धनावेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगेगा और ऋणावेश पर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगेगा, जिसकी वजह से ये अपनी स्थितियों को छोड़ देंगे और ये इस तरीके से व्यवस्थित हो जाएंगे। मतलब ऋणावेश धनावेश की तरफ आ जाएंगे और धनावेश ऋणावेश की तरफ व्यवस्थित हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इनमें भी इस तरीके से एक स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और ओवरऑल हम कह सकते हैं कि इनमें भी एक नेट द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? तो कहने का मतलब ये है कि जब भी हम कोई पराविद्युत पदार्थ को कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो इनमें नेट द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, पराविद्युत पदार्थ का ध्रुवण कहते हैं। तो पराविद्युत पदार्थ का ध्रुवण किसे कहते हैं, ये परिभाषा मैंने लिखाई हुई है कि जब कोई पराविद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उनमें विद्युत क्षेत्र की दिशा में नेट द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। इस प्रक्रिया को पराविद्युत पदार्थ का ध्रुवण कहते हैं और इस प्रक्रिया को ध्रुवीकरण कहते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। और आपको ये मालूम हो कि मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया जैसे कूलाम के नियम में कि कोई दो आवेशों के बीच में हम कोई माध्यम रख देते हैं, कोई शुद्ध जल भर दिया वगैरह, इस तरीके से कांच की प्लेट रख दी, तो वो बल कम हो जाता है, विद्युत क्षेत्र कम हो जाता है। क्यों हो जाता है, उसका रीजन क्या होता है, देखिए यहाँ से। अब देखिए इसका इफेक्ट क्या होगा, पराविद्युत पदार्थ को जब बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख देते हैं तो इफेक्ट क्या आता है, देखिए कि ये धनावेश ये पास वाले ऋणावेश को क्या करेगा, उदासीन करेगा, ये धनावेश इस पास वाले ऋणावेश को उदासीन कर देते हैं। इस तरीके से ये एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, तो इनके बीच में किसी तरीके का कोई आवेश उपस्थित नहीं रहता है और ओवरऑल यहाँ पर इस जगह पर यहाँ पर एक ऋणावेश की परत विकसित हो जाती है और इधर यहाँ पर क्या हो जाती है, एक धनावेश की परत विकसित हो जाती है, जिसकी वजह से हम यहाँ पर यूँ कह सकते हैं कि इसके अंदर कोई भी किसी भी तरीके का कोई आवेश यहाँ पर अब उपस्थित नहीं होगा, ठीक है। केवल इनके जो बाहरी जो भाग होंगे, ठीक है, जैसे ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, यहाँ पर तो ऋणावेश बच जाएगा और यहाँ पर क्या बच जाएगा, धनावेश बच जाएगा। और उसकी वजह से क्या होगा कि इसके अंदर ही एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। इन बोल सकते हैं यहाँ पर इसको पराविद्युत या है ना प्रेरित विद्युत क्षेत्र बोल सकते हैं। और अपन देख रहे हैं एक बाहर विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, जो हमने आरोपित किया हुआ है और इसके अंदर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया, विद्युत प्रभाव दर्शा रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब अब देखो ओवरऑल हम इसका नेट विद्युत क्षेत्र अगर हम निकालना चाहेंगे तो ई नोट माइनस ई इन, क्योंकि दोनों की दिशा क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, तो नेट विद्युत क्षेत्र बताइए कितना हो गया। यहाँ से मुझे क्या लिखना चाहिए, ई नोट माइनस ई इन यहाँ पर लिखना चाहिए। क्लियर यहाँ तक? तो ये प्रोसेस आपको मालूम हो गया होगा कि बाह्य विद्युत क्षेत्र है और ये क्या है, अंदर वाला जो पराविद्युत पदार्थ में जो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र है। तो अब ओवरऑल इसका विद्युत क्षेत्र पहले से क्या हुआ होगा, कम ही हो गया, क्योंकि हमने आरोपित विद्युत क्षेत्र ये था और जबकि इसके अंदर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया तो इसका टोटल विद्युत क्षेत्र पहले की तुलना में क्या हो गया, कम हो गया। तो इसकी वजह से बल भी क्या हो जाता है, फिर कम हो जाता है, ठीक है। तो एक ये भी रीजन होता है कि कोई पराविद्युत पदार्थ को अगर हम दो आवेशों के मध्य रख देते हैं तो बल इफेक्टिव हो जाता है। क्लियर यहाँ तक? ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। एक पदार्थ होता है इस पराविद्युत पदार्थ में जिसको हम कहते हैं रेखीय समदैशिक पराविद्युत पदार्थ। रेखीय समदैशिक पराविद्युत पदार्थ क्या होता है, ये एक ऐसे पराविद्युत पदार्थ होते हैं जिनको हम कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख देते हैं तो इनके द्विध्रुव आघूर्ण की जो मात्रा जो होती है ये डायरेक्टली समानुपाती होती है आरोपित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। मतलब जैसे जैसे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बढ़ाते हैं उसी अनुरूप इनकी द्विध्रुव आघूर्ण की मात्रा भी बढ़ती है, मतलब उसी अनुरूप ये संरेखित होना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब ये समानुपाती होता है, इनका द्विध्रुव आघूर्ण की मात्रा इनके विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता की समानुपाती होती है। ऐसे पदार्थ को हम रेखीय समदैशिक पराविद्युत पदार्थ कहते हैं। और इस पदार्थ के लिए यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम यहाँ पर दिया गया है, तो ये नियम आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। इसको बोलते हैं ध्रुवण सदिश का नियम बोलते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ध्रुवण, ये कुछ जो मैं बोलता हूँ इंपॉर्टेंट, तो इनको आप इंपॉर्टेंट कर लिया करो, ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। जैसे ध्रुवण सदिश का नियम, ठीक है, ध्रुवण सदिश का
नियम, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस नियम के अनुरूप क्या होता है कि जो रैखिक समदेशी पराविद्युत पदार्थ में जो ध्रुवण उत्पन्न होता है, ठीक है, तो इसके विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्रति एकांक आयतन पर, देखो ध्रुवण सदिश, सबसे पहले आप इसको समझिए, ध्रुवण सदिश का मतलब क्या होता है। ध्रुवण सदिश का मतलब होता है प्रति एकांक आयतन पर उपस्थित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की मात्रा। इसको हम क्या बोलते हैं, ध्रुवण सदिश कहते हैं, और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल P वेक्टर से हम डिनोट करते हैं, और इसको क्या कहा जाता है, ध्रुवण सदिश कहा जाता है। ध्रुवण सदिश का नियम क्या कहता है कि ये जो ध्रुवण सदिश जो है या प्रति एकांक आयतन पर उपस्थित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो मात्रा है ये समानुपाती होती है आरोपित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के। तो हम सिंपली डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं P वेक्टर प्रोपोर्शनल टू E वेक्टर, ये समानुपाती होगा। ये बात क्लियर हो गई आपकी। फिर अपन जानते हैं यहाँ से समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो एक नियतांक मिलता है जिसको हम काई बोलते हैं, और इस काई को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत प्रवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत प्रवृत्ति। इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत मालूम होना चाहिए। विद्युत प्रवृत्ति है ना, प्रवृत्ति का मतलब तत्पर होना, विद्युत प्रभाव को दर्शाने के लिए तत्पर होना। जैसे अभी एक पराविद्युत पदार्थ है, ठीक है, उसको जैसे आपने कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा तो वो एक विद्युत प्रभाव को दर्शाने के लिए तत्पर है, उसकी है ना, वो तत्परता कितनी है ये किससे हमें मालूम लगता है, इसकी काई की वैल्यू से, क्योंकि हर एक पदार्थ के लिए इस काई का मान अलग अलग होता है। किसी के लिए 2 होगा, किसी के लिए 1 होगा, 0 होगा। 0 का मतलब उसमें कोई विद्युत प्रवृत्ति है ही नहीं। जैसे धातु की बात करें, धातु को रखते ही वो पूरी उसका विद्युत क्षेत्र क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, मतलब उसके हालांकि उसकी तत्परता वो ज़्यादा है। ठीक है, तो ये काई के अनुसार ही हम कोई पदार्थ, पराविद्युत पदार्थ की विद्युत प्रवृत्ति को बता सकते हैं, दर्शा सकते हैं। तो ये एक रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। और अगर आपको मालूम हो तो मैंने यहाँ पर इसके बारे में भी मैंने एक डेराइव करके एक रिलेशन तुम्हें समझा दिया था, और वो क्या था, P वेक्टर जो है वो किसके इक्वल होता है, सिग्मा P के भी इक्वल होता है। इसको हम क्या कहते हैं, प्रेरित पृष्ठीय आवेश घनत्व कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, प्रेरित पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, जो आगे अपन संधारित्र वाला टॉपिक पढ़ते हैं वहाँ पर इसका हम उपयोग करते हैं। ये कैसे आता है ये आपको मालूम है। देखो मैं फिर भी एक बार इसके बारे में समझा देता हूँ। देखो ये P वेक्टर इक्वल क्या है, P डिवाइड V होता है। ठीक है, V का मतलब क्या होगा, आयतन होगा। ठीक है, अब P का मतलब क्या होता है, आप इसको इस तरीके से समझिए, Q इंटू एल या 2QL, जैसे भी आप इसको समझो। ठीक है, नीचे हम क्या लिख देते हैं, आयतन। आयतन मान लो कि ये L क्यूब है, तो बताइए ये यहाँ से एक टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो Q डिवाइड L स्क्वायर हो गया कि नहीं। और L स्क्वायर का मतलब क्या होता है, A एरिया है ना, क्षेत्रफल। ठीक है, और अपन जानते हैं प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को हम क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। लेकिन ये चीज़ क्या थी, ये किसके लिए थी, ये चीज़ थी है ना, कोई भी परावैद्युत पदार्थ पर यहाँ पर ऋणावेश उत्पन्न हो रहा था, इस पृष्ठ पर यहाँ पर क्या उत्पन्न हो रहा था, धनावेश उत्पन्न होता है। तो ये माइनस सिग्मा P लिखा जाता है, और इसको हम क्या लिखते हैं, प्लस सिग्मा P लिखते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर इसको दर्शाता है, ये चीज़ क्लियर नहीं आता। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया ध्रुवण सदिश का नियम हो गया, जो कि अच्छा नियम था, इम्पोर्टेंट नियम है। अब आगे हम पढ़ेंगे चालक की धारिता के बारे में समझते हैं। देखिए, अब देखो चालक की धारिता, अब ये चैप्टर यहीं से स्टार्ट होता है, चालक की धारिता। ठीक है, अब ये देखो, ये चैप्टर जितनी भी वीडियोज में रिवाइज होगा उसमें आप इसको देख लेना। ठीक है, थोड़ा सा इसमें टाइम लग सकता है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। इसमें बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, इसलिए मैं इसको रिवाइज करवा रहा हूँ वापस से। ठीक है, फिर मैं इसके न्यूमेरिकल्स करवाऊँगा, फिर अपन 5th चैप्टर पर स्टार्ट करेंगे, 5th चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। देखो चालक की धारिता का मतलब क्या होता है। देखिए, कोई भी चालक होगा, जैसे मान लीजिए अपने पास में कोई चालक है, जैसे ये चालक है या कोई इस तरीके का चालक है मान लीजिए। अब इस चालक पर अगर मैं इस चालक को कोई बैटरी की सहायता से जोड़ देता हूँ, इस बैटरी की सहायता से हम जोड़ देते हैं, इसका अगर मान लो कि इसका विभव जो है वो क्या है, V है, और इस पर अगर मैं बैटरी से जोड़ूंगा तो इस पर क्या होने लगेगा, आवेश संचित होने लगेगा। ये आवेश संचित होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये आवेश क्या होगा कि इसके पृष्ठ पर उतना ही संचित होगा जितनी इसकी क्षमता है। ठीक है, इससे ज़्यादा इस पर आवेश संचित नहीं हो सकता। ये इसको है ना, ये आपको मालूम हो गया होगा, ये मैंने बता भी दिया था।
ठीक है, जैसे हमारे खाने की एक क्षमता होती है, हम एक लिमिटेड खाना ही खा सकते हैं, ज़्यादा खाना हम नहीं खा सकते हैं, वो हमारी एक क्षमता है जिसको हम धारिता बोल सकते हैं, धारण करने की क्षमता। तो इसकी भी आवेश ग्रहण करने की क्षमता होती है जिसको हम चालक की धारिता कहते हैं। और ये चालक की धारिता जो हमें एक रिलेशन, हमारे पास एक संबंध होता है कि आवेश जो है ये विद्युत विभव के क्या होता है, समानुपाती होता है। समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो एक नियतांक हमें प्राप्त होता है जिसको हम C लिखते हैं, और C को ही हम क्या कहते हैं, चालक की धारिता कहते हैं। तो चालक की धारिता का ये सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए, इसको याद कर लेना इस चैप्टर के लिए, ताकि आप इसके न्यूमेरिकल डेरिवेशन आसानी से कर सको, आगे की डेरिवेशन। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि चालक की धारिता के लिए हमें, है ना, कोई भी चालक जो है उसका क्या मालूम हो, अगर विभव मालूम हो तो उस विभव का मान अगर हम यहाँ रख देंगे तो हमें चालक की धारिता मालूम हो जाएगी। ठीक है, अब इसका चालक की धारिता का जो मात्रक है, मात्रक वगैरह ये सब मैंने सब नोट्स में लिखाए हुए हैं, फिर मैं एक बार मैं बता रहा हूँ, हर चीज़ को मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। क्या होता है फेरड, जिसको हम एफ से लिखते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल में हम माइक्रो फेरड वगैरह इस तरीके के टर्म यूज करेंगे। जैसे माइक्रो फेरड कहीं पर आ गया तो आपको लिखना होगा 10⁻⁻⁶ फेरड लिखना होगा। ठीक है, जैसे मान लो पिको फेरड यहाँ पर लिखा हुआ आ गया तो आपको क्या लिखना चाहिए, 10⁻12 फेरड। इस तरीके से कहीं पर भी जैसे भी वैल्यूज मिले ये सब मैंने आपको नोट करवा दिया है। ठीक है, ये तो थी चालक की धारिता। ठीक है, अब चालक की धारिता को मैंने एक ग्राफ की सहायता से भी समझाया है। एक बार मैं स्लाइड को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, देखिए। वापस से थोड़ा सा ऊपर चलते हैं स्लाइड पे। ओके, अब देखो, अब भी हमने क्या देखा कि चालक की धारिता C इक्वल क्या होती है, Q/V होती है। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इस यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में कोई न्यूमेरिकल या कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अभी तक पूछा नहीं है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, पूछ सकते हैं, जो कि मैंने तुम्हें शायद करवाया भी होगा इस पर क्वेश्चन। अगर हम यहाँ पर Q के बीच में और V के बीच में कोई ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, Q के बीच में और V के बीच में, तो अपन जानते हैं Q और V तो समानुपाती होते हैं, तो हमें ग्राफ में क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, सीधी रेखा मिलती है। इस सीधी रेखा ये कितनी झुकी हुई है ना, ये कितनी मात्रा में झुकी हुई, इसके बारे में हमें किससे मालूम लगता है, इसके कोण से मालूम लगता है। इस कोण को हम क्या कहते हैं, इसकी ढाल कहते हैं। क्या कहेंगे, ढाल। देखो, अब ये कोण मान लो कि ये थीटा कोण है, ठीक है, तो इसकी ढाल क्या होगी, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसमें ध्यान रखना है, ढाल। ठीक है, इसकी ढाल जो है वो क्या होगी, तो मैं अगर इस पर एक लंब डाल देता हूँ इस पर, ठीक है, विद्युत विभव पर, तो ये इतना जो टर्म होगा ये तो यहाँ तक का क्या बताएगा, विभव को, और ये इतना भाग जो होगा यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, ये इतना जो इसके समांतर इतना जो भाग होगा ये किसको बताएगा, आवेश को। ठीक है, तो अपन जानते हैं ये कोण थीटा, इसके सामने वाली ये भुजा जो है इसको हम क्या बोलते हैं, लंब, ये क्या है, आधार। तो Q/V बन जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, लंब बटे, है ना, लंब बटे आधार। और इसको हम किसके इक्वल लिखते हैं बच्चों, tan थीटा के। और ये Q/V और किसके इक्वल होता है, C के। तो C इक्वल क्या होगा, tan थीटा होगा। ठीक है, मतलब धारिता किसके इक्वल होती है, इसके ढाल के इक्वल होती है। ठीक है, इसके tan थीटा के इक्वल होती है। अब जैसे मान लो आपको क्वेश्चन दिए हुए होते हैं, है ना, इस तरीके से दो चालक है, एक का कोण जो है 30 डिग्री है, एक का कोण जो है वो कितना है, 45 डिग्री है। किसकी धारिता ज़्यादा होगी, किसकी कम होगी, कितनी होगी, इनका अनुपात बताइए। ये सब मैंने न्यूमेरिकल्स तुम्हें करवा दिए हैं, एक बार इनको ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है, समझ लेना। फिर आप इनकी बीमा वगैरह ये सब आप निकाल सकते हो इजीली। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखो आगे का अपना जो टॉपिक रहेगा इसका वो क्या होगा, विलगित गोलीय चालक की धारिता। देखिए विलगित, ये था अपना टॉपिक। नेक्स्ट विलगित है ना, गोलीय चालक, विलगित गोलीय चालक की धारिता। ठीक है, देखो विलगित का मतलब अभी एक वर्ड बहुत ज़्यादा अभी है ना प्रचलित हो गया, और वो क्या है, आइसोलेटेड, है ना, आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब ही क्या होता है, अलग रखना। अब देखो कोई किसी को कोई कोरोना हो जाता है तो उसको बोलते हैं उसको आइसोलेट कर दिया। आइसोलेट करने का मतलब क्या कर दिया, उसको बिल्कुल सबसे अलग कर दिया। ठीक है, तो विलगित का मतलब ही क्या होता है, सबसे अलग कर देना।
ठीक है। तो कोई गोलीय चालक हो जो सबसे अलग हो, अलग का मतलब उसके पास में कोई दूसरा कोई चालक वगैरह नहीं होना चाहिए वगैरह, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, विलगित चालक बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या है, विलगित गोलीय चालक। विलगित गोलीय चालक जैसे मान लो कि ये अपने पास में एक चालक है जिसकी त्रिज्या क्या है, आर है, ठीक है, और इसके पृष्ठ पर कोई प्लस क्यू आवेश संचित है। हमें यहाँ पर देखो पूरी थ्योरी में आप अपन तो यहाँ पर केवल क्या कर रहे हैं, अभी रिवीजन कर रहे हैं इस चैप्टर का, ठीक है। थ्योरी वगैरह नोट्स में मैंने सब कुछ लिखा दिया है, ठीक है। इस पर टोटल आवेश कितना है बताइए, कैपिटल क्यू है, ठीक है। इसका विभव है ना, आवेश करेंगे, इसको आवेशित करेंगे तो इसका विभव क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। अब अपन को इसकी धारिता ज्ञात करनी होती है तो अपन जानते हैं धारिता सी इक्वल तो क्या होती है, क्यू डिवाइड वी होगी, ठीक है। तो वी अपन जानते हैं गोलीय चालक का गाउस के नियम में, सॉरी थर्ड चैप्टर जो था, तीसरा चैप्टर जिसमें लास्ट के किस तरीके से हम कोई गोलीय चालक है ना, और कोई अचालक गोला है उनके लिए विद्युत विभव ज्ञात करते हैं। तो अपन ने इसके लिए विद्युत विभव ज्ञात किया हुआ है, बाहर, उसके पृष्ठ पर, अंदर, ठीक है, इस तरीके की स्थितियाँ हमने जानी हुई है। तो इसके पृष्ठ का आप इसका विद्युत विभव जानते हो, V इक्वल क्या होता है, Q डिवाइड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होता है पृष्ठ के लिए। विभव मालूम, देखो मैंने पहले भी बताया कि धारिता ज्ञात करने के लिए आपको इसका विभव मालूम होना ही चाहिए। अब C इक्वल क्यू डिवाइड, यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, Q डिवाइड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R में यहाँ पर लिख दूंगा। आप देखो Q से Q कैंसिल हो गया, ये ऊपर चला जाएगा, C इक्वल क्या मिल जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R मिल जाएगा। ये एक विलगित गोलीय चालक की क्या मिल गई, धारिता मिल गई। जब ये निर्वात में रखा हुआ है ना, निर्वात के लिए हम C नोट लिख देते हैं। अगर यहाँ पर इसको कोई माध्यम में रख देते हैं तो आपको याद हो तो माध्यम के लिए हम एप्सिलॉन नॉट के साथ में और क्या लिख देते हैं, इसको एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू आर, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, एप्सिलॉन आर इंटू सी नोट। मतलब धारिता जो है पराविद्युत में, इसको पराविद्युत पदार्थ में रख देने पर, कोई माध्यम में रख देने पर इसकी धारिता एप्सिलॉन आर गुना हो जाती है इसके पराविद्युतांक के, है ना, इतना गुना ये इसकी धारिता हो जाएगी, ठीक है। फिर इस पर मैंने कुछ आपको न्यूमेरिकल्स कराए हुए हैं, ठीक है। जैसे पृथ्वी का गोलाकार चालक है तो इसकी धारिता, गोलीय चालक को मान ले तो इसकी धारिता कितनी होगी, 711 फेरेड माइक्रोफेरेड इसके लिए आ गई थी, है ना। एग्जाम्पल नंबर 4.1, 4.2, 4.3 ये सब मैंने करवा दिए थे। और इसमें एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल नंबर 4.4, ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था इस बुक में, ठीक है, इस चैप्टर में। देखो ये एग्जाम्पल अच्छा क्यों है, देखिए सबसे पहले इसमें आप जानिए, इसमें क्या है, दो भिन्न भिन्न त्रिज्या के गोलीय चालकों को समान आवेश से आवेशित करने पर, है ना, आवेश तो दो चालक है ना, दो चालक है, और क्या है कि भिन्न भिन्न त्रिज्या है, तो एक की त्रिज्या R1 है और एक की त्रिज्या मान लो R2 है, दोनों पर आवेश सेम है, कहा कि दोनों पर आवेश सेम है, ठीक है। 4.4 में आवेशित करने पर इनके पृष्ठों का विभव का अनुपात, इसने कहा है कि इसका विभव V1 है, इसका विभव V2 है, लेकिन विभव का अनुपात जो है वो कितना बताया, 1:2 का है। तो इनकी धारिताओं का अनुपात क्या होगा, इसमें क्या पूछ लिया तुम्हें, C1 डिवाइड C2 पूछ लिया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए विभव का अनुपात दिया है और पूछा है क्या है, आवेशों सॉरी धारिताओं का अनुपात पूछा है, तो हम क्या कैसे इसको है ना ज्ञात करेंगे। देखो अभी मैंने बताया C1 डिवाइड C2 इक्वल क्या होता है, Q डिवाइड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, क्या था वो, है ना, C इक्वल टू Q डिवाइड V, ठीक है। तो V का मतलब यहाँ पर V1 हो गया, क्लियर यहाँ तक। तो आप चाहो तो इसको डायरेक्टली सोल्व कर लीजिए, या त्रिज्याओं के अनुपात के रूप में कैसे भी आप इसको, अगर त्रिज्याएं दी हुई होती है तो उसके अनुपात में भी आप कर सकते हो। देखो मैं अभी इसको समझाऊंगा यहाँ पर, ठीक है, मैं एक बार इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो ये अपने पास में रिलेशन होता है, काहे कि इसका आवेश तो समान ही है, समान है, तो मुझे क्या लिखना चाहिए, Q डिवाइड V1, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा बताओ, V2 डिवाइड V1। अब V1 डिवाइड V2 तो क्या है, 1:2, तो इसका आंसर कितना आ गया, 2:1। आप ऐसे कर लीजिए, या आप देखो इसको ऐसे करिए, विभव दिया हुआ है, त्रिज्या निकालो, ठीक है। देखो अब मान लो कि विभव का अनुपात ना देकर आपको इनकी त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ होता, भाई आपको ये दिया हुआ होता R1 डिवाइड R2 है कितना, 1:2 है, तो अब इनकी धारिताओं का अनुपात बताइए तो वो कितना होगा। तो सिंपल सी बात है कि C1 इक्वल टू क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होता है, तो ये R1 हो गया, अपॉन में C2, है ना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 हो जाता है। फिर ये इसको कैंसिल कर देते हैं तो R1 अपॉन R2 ही होगा, तो इसकी धारिताओं का अनुपात भी कितना होगा, 1:2 होता है। तो ये एग्जाम्पल आपको अच्छे से कर लेना है,
ठीक है, फिर अपन आगे बढ़ते हैं संधारित्र। अगला टॉपिक क्या है? संधारित्र, जिसको हम क्या कहते हैं? कैपेसिटर भी कहते हैं। ठीक है, अपने घरों में पंखे लगे हुए होते हैं, कंडेंसर जिनको अपन बोलते हैं। ठीक है, कंडेंसर है ना। कंडेंसर क्या होता है? कंडेंसर का काम, अगर कंडेंसर खराब हो जाता है तो पंखा क्या चलता है? क्या नहीं चलता? क्यों नहीं चलता? क्योंकि उसमें क्या होता है, कंडीशनर का एक्चुअल वर्किंग क्या होती है, कंडीशनर क्या करता है अपने पंखे में, कि जो लाइट आती है उस लाइट को अपने अकॉर्डिंग, उसके वोल्टेज के अकॉर्डिंग उसको क्या कर लेता है, लाइट का मतलब होता है यहाँ पर एनर्जी, ऊर्जा से, विद्युत ऊर्जा को क्या कर लेता है, संग्रहित कर लेता है। फिर वो विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, आगे कोयल में सप्लाई करता है, जिससे वो वर्क करना स्टार्ट करता है, घूमना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अगर उसकी विद्युत ऊर्जा को संग्रहित करने की क्षमता कम होगी तो वो पंखा धीरे धीरे चलना स्टार्ट करता है, और भी कम हो जाए, खराब हो जाता है तो फिर पंखा चलना बंद कर देता है। ठीक है, तो ये कैपेसिटर होता है। ठीक है, जिसको हम कंडेंसर कहते हैं। अब देखो एक्चुअल में संधारित्र का मतलब है क्या। देखिए अपने पास में, इसको समझ लेना थोड़ा सा फटाफट, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको मालूम होना चाहिए एक्चुअल में संधारित्र होता है क्या है ना। भूल गए होंगे वापस से, अगर रिवाइज किया है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, वापस से और अच्छा सा रिवाइज हो जाएगा आपका। देखो अपने पास में क्या है, एक क्या है, चालक है। ठीक है, एक चालक है, और इसके आवेश को संग्रहित करने की क्या होती है, क्षमता होती है। आवेश को संग्रहित करने की क्षमता होती है। जैसे इसकी त्रिज्या r है, मान लो कि ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 2 कूलम आवेश को क्या कर सकता है, संग्रहित कर सकता है। तो इसका मान लो कि इसकी वजह से इस पर मैक्सिमम जो विभव है वो भी उत्पन्न होता है, जैसे 2 वोल्ट विभव उत्पन्न होता है। तो अभी आप इसकी धारिता बता सकते हो, अभी इसकी धारिता कितनी है, 2 कूलम बटे 2 वोल्ट, तो ये कितना आ गया, 1 फेरड। अभी इसकी धारिता कितनी है, 1 फेरड है। अब मुझे इसकी धारिता बढ़ानी हो। अब धारिता बढ़ाने का मतलब है कि इस पर मुझे और ज़्यादा आवेश को संग्रहित करना है ना, नहीं कर सकते हैं लेकिन करना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करें, इसके लिए C = Q/V, इस रिलेशन का हमें ध्यान रखना चाहिए। इस रिलेशन के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर विभव को कम कर दें किसी भी प्रक्रिया के द्वारा, तो इसकी धारिता में हम क्या कर सकते हैं, वृद्धि कर सकते हैं। इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि जैसे ये गोलीय चालक है, तो इसके पास में अगर मैं कोई दूसरा गोलीय चालक रख देता हूँ, ठीक है, ये आवेशित है पहले से, 2 कूलाम तक पहले ये आवेशित था, 2 कूलाम तक ये पहले क्या रहता है, आवेशित रहता है। तो होगा क्या कि इसके सामने वाली जो ये सतह होती है, इस पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है, और इधर क्या उत्पन्न हो जाता है, धनावेश उत्पन्न हो जाता है। क्लियर यहाँ तक। इस ऋणावेश की वजह से इसका जो विभव है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, विभव कम हो जाता है। इसकी वजह से आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि इसकी धारिता में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन इतनी वृद्धि नहीं हो पाती है, क्यों, क्योंकि इधर क्या रहता है, धनावेश भी रहता है। तो हम इसको क्या कर देते हैं, भू संपर्कित कर देते हैं। ठीक है, भू संपर्कित का मेरा एक वीडियो भी है, देखना जरूर। ठीक है, तो भू संपर्कित करने से क्या होता है, कोई आवेश यहाँ से आता है पृथ्वी से, और ये इसके आवेश को क्या कर देता है, यहाँ से है ना, उदासीन कर देता है। ठीक है, तो यहाँ का आवेश जो है वो क्या हो जाता है, हट जाता है, रिमूव हो जाता है यहाँ से। ठीक है, और ओवरऑल यहाँ पर क्या हो जाता है, केवल ऋणावेश बचाता है। ये तो गोलीय चालक को लेकर हमने इसको समझा। हम इनको प्लेटों की सहायता से भी समझ सकते हैं। जैसे अपने पास में एक प्लेट है, ठीक है, ये एक प्लेट है, और इस पर धनावेश संचित था पहले, मान लीजिए इतना धनावेश संचित है। ठीक है, कोई दूसरी प्लेट लाकर रख दी, मुझे यहाँ पर इसके क्या करना है, इसकी धारिता में वृद्धि करनी है। वृद्धि करने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसके विभव को कम करना होगा। विभव को कम करने के लिए जैसे मैं यहाँ पर एक दूसरी अनावेशित कोई चालक प्लेट को यहाँ पर लेकर आऊँगा, तो इसकी धनावेश की वजह से इस पर आवेश प्रेरित हो जाएगा। सामने वाली सतह जो होती है उस पर ऋणावेश आता है, और विपरीत सतह जो होती है उस पर धनावेश आ जाता है। क्लियर यहाँ तक। और फिर हम इसको क्या कर देते हैं, एक चालक तार की सहायता से भू संपर्कित कर देते हैं, तो ये उदासीन हो जाता है, और एक ऐसी स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो जाती है। इस तरीके की एक संरचना हमें प्राप्त हो जाती है। ठीक है ना, इस तरीके का एक हमें चालकों का युग्म प्राप्त हो जाता है।
और इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, इन स्थितियों को हम क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। तो संधारित्र वास्तव में दो विपरीत आवेशित चालकों का एक युग्म है, जिसमें एक चालक जो है वो क्या रहता है, भू संपर्कित रहता है, और दूसरा जो है उसके विभव में कमी करके उसकी धारिता में हम वृद्धि कर सकते हैं। तो ये होता है संधारित्र। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपना अगला पॉइंट होगा क्या, समांतर प्लेट संधारित्र। तो आगे वाला पॉइंट क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र। एक मिनट, देखो समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है, जो मैंने अभी प्लेट वाला सिस्टम बताया, ठीक है, कि प्लेट वाले में क्या होता है कि दो विपरीत आवेशित चालकों का युग्म जिन पर पर्याप्त आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सके, ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र कहलाता है या संधारित्र कहलाता है। ठीक है, ये आपको मालूम है यहाँ पर। अब हमें समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करनी होती है। धारिता कैसे ज्ञात करते हैं, अगर आपको याद हो मैंने डेरिवेशन में करवा दिया था। ठीक है, क्या होता है कि मान लीजिए दो प्लेट होती है, इनके बीच की डिस्टेंस जो है, दूरी जो है वो d है, दोनों का क्षेत्रफल क्या है, a है, इस पर पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, इसका माइनस सिग्मा है। ठीक है, इस तरीके का आपको पूरा एक बार प्रोसेस मालूम होना चाहिए इसके लिए, समांतर प्लेट संधारित्र के लिए। ठीक है, इसकी धारिता हम कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए धारिता ज्ञात करने के लिए हमें C = Q/V इसी सूत्र का हमें उपयोग करना होता है, और इसके लिए हमें इसका विभव मालूम होना चाहिए। इसके लिए विभव को ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर और यहाँ पर इन तीन स्थितियों पर विद्युत क्षेत्र प्राप्त करते हैं, है ना। जो कोई चालक प्लेट जो होती है उसके लिए विद्युत क्षेत्र क्या होता है, E = σ/2ε0 होता है प्लेट के लिए, है ना। सीट है ना, एक तो परत होती है, एक प्लेट होती है। परत के लिए σ/ε0 होता है और प्लेट के लिए σ/2ε0 होता है, जिसमें दो सतह होती है उसमें, है ना, σ/2ε0 होगा। तो यहाँ पर σ/2ε0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर σ/2, इसके लिए देखिए विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, इस तरफ होगी, इसके लिए इधर होगी, तो यहाँ विद्युत क्षेत्र क्या होता है, 0, है ना। ये सब मैंने डेरिवेशन में आपको प्रूफ किया हुआ है, E = 0, और यहाँ पर दोनों ऐड हो जाते हैं तो फाइनली विद्युत क्षेत्र कितना आता है, σ/ε0 बचता है। सिग्मा इक्वल क्या होता है, Q/A होता है। ठीक है, तो A आप क्या लिख सकते हो, है ना, Q/ε0A लिख सकते हो। विद्युत क्षेत्र आ गया तो आप विद्युत विभव आ जाएगा, है ना। विद्युत क्षेत्र में और विद्युत विभव में संबंध होता है, E = क्या होता है, V/D होता है, तो V = क्या होता है, A × D होगा, है ना। तो यहाँ पर क्योंकि प्लेटों के बीच की हम दूरी क्या ले रहे हैं, D ले रहे हैं, तो V = बताओ अब कितना हो जाएगा। यहाँ पर हम जब ये वैल्यू लिखेंगे, ठीक है, तो कितना हो गया, Qd/ε0A हो जाएगा। अब V की वैल्यू आप यहाँ लिखिए, है ना, इस सूत्र में लिखिए, तो आपको इसकी धारिता मालूम लग गई। अगर यहाँ पर निर्वात उपस्थित है, निर्वात कोई माध्यम नहीं है दोनों प्लेटों के बीच में, तो मैं इसको C0 लिख दूंगा, और C0 लिख दूंगा तो अब बताइए यहाँ से V लिखेंगे तो ये ε0A ऊपर चला जाता है, और फाइनली हमें ये धारिता प्राप्त होती है। ये मालूम हो गई होगी आपको, क्लियर यहाँ तक। और माध्यम होता है तो आप बता ही सकते हो इसकी धारिता क्या होगी, माध्यम के लिए कितनी होती है, Cm = कितनी होती है, ε0εrA/d होगी। ठीक है, फिर अपन जानते हैं कि C0/Cm करते हैं, सही है ना, सॉरी Cm/C0 करते हैं, तो ये किसके बराबर आता है, εr के बराबर आता है। तो Cm = क्या हो जाता है, C0 × εr हो जाता है। यहाँ से फिर से एक पराविद्युतांक की परिभाषा हमें प्राप्त हो जाती है। अब की बार पराविद्युतांक की परिभाषा पूछी गई थी, मालूम हो तो, है ना। तो पराविद्युतांक की परिभाषा क्या होगी, या तो आप यहाँ से लिख सकते हो, है ना, या फिर कूलाम के नियम में भी मैंने यहाँ पर परिभाषा बताई है पराविद्युतांक के लिए, यहाँ से लिखो। तो माध्यम में किसी संधारित्र की धारिता तथा निर्वात में संधारित्र की धारिता का अनुपात या चालक की धारिता का अनुपात पराविद्युतांक कहलाता है, या इसके बराबर होता है। ठीक है, पराविद्युतांक जो है एक विमाहीन राशि है ना, मात्रकहीन राशि होती है। ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। अपन इनकी निर्भरता के बारे में भी अगर याद हो तो मैंने इसकी संधारित्र की निर्भरता भी समझाई है, चालक की धारिता की निर्भरता भी मैंने समझाई है ना। एक बार उनके पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ लेना, किस तरीके से ये निर्भर करते हैं, धारिता कैसे बढ़ती है, कैसे। एक बार फिर भी मैं इस वाले टर्म्स के लिए मैं इसको बता देता हूँ कि इसमें चालक संधारित्र की धारिता जो है ये इस पराविद्युतांक के समानुपाती होती है। संधारित्र की धारिता, है ना, प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती होती है। संधारित्र की धारिता दो प्लेटों के बीच की जो दूरी है इसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। यहाँ पर पराविद्युतांक के समानुपाती कैसे होगी इसको समझ लीजिए। फिर भी, है ना, मैंने हर चीज़ एक एक चीज़ को मैंने तुम्हें समझाया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है।
परावर्तांक पर कैसे निर्भर करेगी, अगर हम प्लेटों के बीच में कोई परावर्तांक भर देते हैं तो क्या होगा बताओ, विद्युत क्षेत्र कम हो जाएगा कि नहीं, विद्युत क्षेत्र कम होने से विद्युत विभव कम होगा, और विद्युत विभव के कम होने से धारिता क्या होती है बताओ, बढ़ती है, तो धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्षेत्रफल की हम बात करते हैं, तो अब देखो क्षेत्रफल तो सिंपल सी बात है, जिस प्लेटों का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो आवेश की संग्रहण करने की क्षमता भी ज़्यादा ही होगी, तो धारिता बढ़ जाएगी, है ना। प्लेटों के बीच की दूरी की हम बात करते हैं, तो जो प्लेटों के बीच की दूरी कम होगी, है ना, प्लेटों के बीच की, अगर मैं इस प्लेट को अगर इसके यहाँ पर लेके आऊँगा तो विभव पहले की तुलना में क्या हो जाएगा, और भी कम हो जाएगा, तो फिर भी धारिता क्या होगी, बढ़ेगी। इसका मतलब ये व्युत्क्रमानुपाती हुआ, तो इसकी निर्भरता आपको ध्यान रखनी है। और इसमें एक बहुत ही देखो, फिर आगे एग्जाम्पल नंबर देखो, एक टॉपिक था उपांत प्रभाव, है ना, यहाँ पर एक उपांत प्रभाव के बारे में भी दिया हुआ है, ये भी आपको जान लेना चाहिए। मैं थोड़ा सा आगे समझा देता हूँ अच्छे से। देखो उपांत प्रभाव क्या होता है, जिसको हम स्किन इफेक्ट भी बोलते हैं, उपांत प्रभाव या फिर स्किन इफेक्ट भी यहाँ पर हम इसको कहते हैं। उपांत प्रभाव का मतलब क्या होता है कि जब कोई भी संधारित्र जो होगा, ठीक है, उस पर पर्याप्त आवेश संचित हो जाता है, जैसे प्लेट है, ठीक है, और इनके किनारे क्या होते हैं बच्चों, तीक्ष्ण होते हैं। किनारे क्या होते हैं इन प्लेटों के, तीक्ष्ण होते हैं, ठीक है। अब किनारे तीक्ष्ण होंगे तो बताओ सिग्मा इक्वल क्यू डिवाइड ए, एरिया जिसका कम, पृष्ठीय आवेश घनत्व ज़्यादा, तो यहाँ का और यहाँ का पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब इस पृष्ठीय आवेश घनत्व की वजह से यहाँ पर आवेश भी ज़्यादा होगा, आवेश ज़्यादा होगा तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। देखो यहाँ पर तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस तरीके से जाएगी, क्लियर यहाँ तक, ठीक है, धनावेश से ऋणावेश की ओर, लेकिन यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या बढ़ गई क्योंकि यहाँ का पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या हो गया, ज़्यादा हो गया इस सूत्र के अनुसार। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं में क्या होता है, फिर प्रतिकर्षण होता है, और ये इस तरीके से क्या हो जाती है, मुड़ जाती है, वक्रित हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र असमान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र अब समान नहीं हुआ, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र समान है लेकिन यहाँ पर विद्युत क्षेत्र समान नहीं होता है, एक असमान विद्युत क्षेत्र किनारों पर, है ना, प्लेटों के किनारों पर एक असमान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं, उपांत प्रभाव कहते हैं, ठीक है। इनको नोट कर लेना, अच्छे से समझ लेना। फिर देखो मैंने कहा कि कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे एग्जाम्पल नंबर 4.5 मैंने करवा दिया, 4.6 वगैरह, है ना, बहुत सिंपल से एग्जाम्पल है। 4.7 भी मैंने करवा दिया एग्जाम्पल, है ना। 4.7 को थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना है इस एग्जाम्पल को, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो अब एक और यहाँ पे एक लास्ट टॉपिक समझा देता हूँ आपको, शायद यहीं तक आप रिवाइज कर सकते हो, फिर मैं आगे का वीडियो डालूंगा, आगे का नेक्स्ट रिवीजन का, ठीक है, इसी का। तो ये अपना पार्ट 1 हो जाएगा चैप्टर का, 4 चैप्टर का, ठीक है। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और कहा है कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये संधारित्र। देखो यहाँ पर मैंने तुम्हें क्वेश्चन भी लिखाए होंगे, है ना। टॉपिक क्या है, संधारित्र की प्लेटों के मध्य परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति का प्रभाव, है ना। मैं एक बार लिख देता हूं, टॉपिक क्या है, संधारित्र की प्लेटों के मध्य परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति का प्रभाव, ठीक है। क्या प्रभाव होगा, है ना। यहाँ पर संधारित्र प्लेटों के मध्य, मैंने आपको क्वेश्चन लिखा है कि बोर्ड एग्जाम में यहाँ पर कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं कि विद्युत प्रवृत्ति और परावैद्युतांक के मध्य संबंध ज्ञात कीजिए, ठीक है, माध्यम का परावैद्युतांक के मध्य संबंध ज्ञात कीजिए, या प्रेरित आवेश ज्ञात कीजिए, है ना, प्रेरित आवेश ज्ञात कीजिए। इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं, बहुत अच्छा टॉपिक है ये। मैं एक बार इसको समझा देता हूँ, ठीक है, ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए तुम्हारा टॉपिक ये, ठीक है। वापस से रिवाइज जरूर करना है ना, अच्छे से पढ़ लेना है, न्यूमेरिकल्स वगैरह, शायद मैंने इस पर न्यूमेरिकल भी करवाए होंगे। देखिए क्या प्रभाव होगा, मान लो कि ये अपने पास में एक संधारित्र है, ठीक है, इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व है सिग्मा, और इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व है क्या, माइनस सिग्मा, ठीक है। और इन थोड़ा सा अच्छा सा बना देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए ये, एक मिनट। ठीक है, अब देखो इसके बीच में अगर हम कोई परावैद्युत पदार्थ रख देते हैं, है ना,
प्लेटों के बीच में एक पराविद्युत पदार्थ रख देते हैं। देखो ये प्लेट जो है ना, ये प्लेटों का आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है। प्लेट जो है वो एक धनावेशित होगी और एक क्या है, ऋणावेशित होगी। एक प्लेट क्या होगी, धनावेशित होती है ये वाली, है ना, पृष्ठीय आवेश मैंने कहा ये धनात्मक है और ये क्या है, ऋणात्मक है, ठीक है। तो अब बताओ होगा क्या कि ये वाला जो भाग होगा इसका पराविद्युत पदार्थ का, ये ऋणावेशित हो जाता है, ठीक है। ये क्या हो जाता है, ऋणावेशित हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाता है, धनावेशित हो जाता है ना। ये क्या होता है, धनावेशित, ये वाला भाग। तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रेरित आवेश कहते हैं, है ना। अंदर तो क्या हो जाता है फिर, विद्युत क्षेत्र 0 हो जाता है ना, ध्रुवीकरण हो जाता है, पराविद्युत पदार्थ का ध्रुवण हो जाता है। ध्रुवण वाला टॉपिक था वो, इसीलिए तो यहाँ पर पहले पढ़ाया गया था तुम्हें। तो इसको हम क्या लिखते हैं, माइनस सिग्मा पी, इसको लिखते हैं सिग्मा पी। इनको बोलते हैं प्रेरित आवेश। क्या बोलेंगे, प्रेरित पृष्ठीय आवेश घनत्व बोलते हैं इनको, ठीक है। तो अभी अगर आप इसका ओवरऑल नेट विद्युत क्षेत्र आप लिखो तो बताओ इसका नेट विद्युत क्षेत्र आप क्या लिखोगे, आप नेट विद्युत क्षेत्र लिखोगे ई इक्वल, मुझे क्या लिखना चाहिए, ई नोट माइनस ई पी लिख देता हूँ। प्रेरित का अलग होगा और यहाँ पर आउट वाला अलग होगा। तो निर्वात के लिए अपन विद्युत क्षेत्र जानते हैं, बताओ ई इक्वल, ई नोट इक्वल क्या होगा, सिग्मा डिवाइड क्या होता है, एप्सिलॉन नोट, है ना। यहाँ पर यही होता है प्लेटों के बीच में। और प्रेरित वाले के लिए मुझे क्या लिखना चाहिए, निर्वात के लिए सिग्मा पी और डिवाइड एप्सिलॉन नोट। क्लियर यहाँ तक। और ओवरऑल की बात करें इस पूरे के लिए अपन क्या लिखते हैं, ई का मतलब यहाँ पर पूरे, अगर आप बोलते हो प्लेटों के बीच में अगर हम माध्यम रख देते हैं तो आप क्या बोलते हो, है ना, क्या लिखोगे, सिग्मा डिवाइड एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन आर। तो हम मुझे यहाँ पर क्या लिखना चाहिए, सिग्मा डिवाइड एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन आर इक्वल सिग्मा डिवाइड एप्सिलॉन नोट माइनस सिग्मा पी डिवाइड एप्सिलॉन नोट हमें लिख देना चाहिए। अब बताओ आगे क्या होगा कि ये यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे। अब बताओ यहाँ पर क्या बच गया, है ना, यहाँ बच गया सिग्मा डिवाइड एप्सिलॉन आर इक्वल सिग्मा माइनस सिग्मा पी बच जाएगा, ठीक है। अब मैं सिग्मा पी को इधर लिख देता हूँ, है ना, केवल सिग्मा पी के इक्वल कर देता हूँ। तो ये क्या बन जाएगा, सिग्मा माइनस, ठीक है, सिग्मा डिवाइड एप्सिलॉन आर बन जाएगा। आप चाहो तो इसको प्रेरित आवेश के रूप में लिख सकते हो भाई। प्रेरित आवेश भी अगर आपको ज्ञात करना हो, देखो ये तो आ गया क्या, अगर आपको प्रेरित पृष्ठीय आवेश घनत्व ही पूछा गया है तो आप इतना कर सकते हो, यहाँ पर सिग्मा कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस 1 डिवाइड एप्सिलॉन आर। ये तो एक क्वेश्चन का आंसर ये हो गया यहाँ से, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं इनके, है ना, आके आपके नीट जेई एग्जाम जो होते हैं ना उनमें बहुत ही ये इंपॉर्टेंट सूत्र होते हैं, इनका आपको ध्यान रखना चाहिए, बहुत काम की चीज़ें हैं ये, ठीक है। अब देखो यहाँ से आप क्या बता सकते हो, प्रेरित आवेश भी बता सकते हो। कैसे, प्रेरित आवेश के लिए अपन जानते हैं सिग्मा इक्वल क्या होता है, क्यू डिवाइड ए। अब ये सिग्मा पी है तो मुझे यहाँ पर सिग्मा पी की जगह क्या लिखना चाहिए, क्यू पी डिवाइड ए, है ना। एरिया तो सेम ही है, यहाँ पर दोनों का मैंने एरिया सेम लिया है। और फिर क्या लिखूंगा, ये क्यू था डिवाइड ए, है ना, ब्रेकेट 1 माइनस 1 डिवाइड एप्सिलॉन आर। अगर एरिया अलग हो तो आप एरिया A1 A2 यहाँ पर ऐसे आप मान सकते हो, लेकिन एरिया अगर सेम है तो आप ऐसे लिखोगे। तो अब बताओ प्रेरित आवेश क्या आ गया, क्यू पी इक्वल क्यू 1 माइनस 1 डिवाइड एप्सिलॉन आर आ जाएगा, ये देखिए, ओके। अब इसके बाद में हमें तो क्या ज्ञात करना है भैया, संबंध ज्ञात करना है ना। अभी अब याद हो तो मैंने अभी रिवाइज करवाया था, तो मैंने ध्रुवण सदिश वाला बताया था, पी वेक्टर किसके इक्वल होता है, सिग्मा पी के इक्वल होता है ना। और ये पी वेक्टर किसके इक्वल था, ये था काई, ठीक है, इंटू ई। और वहाँ पर ई क्या था, है ना, मैं चलो मैं एक बार ई लिख देता हूँ। चलिए बस यहाँ तक ये ख़त्म कर दिया मैंने इस चीज़ को, ठीक है। अब मैं सिग्मा पी की जगह क्या लिख सकता हूँ, काई ई लिख सकता हूँ। और ये इक्वल क्या होगा, सिग्मा, है ना, 1 माइनस 1 डिवाइड एप्सिलॉन आर हो जाएगा। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और ये अभी ठीक है। अब देखो ई की जगह अब इसका विद्युत क्षेत्र क्या होगा, सिग्मा डिवाइड कितना होगा, एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन आर इक्वल सिग्मा, ठीक है, 1 माइनस 1 डिवाइड एप्सिलॉन आर। अब बताओ ये चीज़ तो कैंसिल हो गई, यहाँ से सिग्मा गया, एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू हो जाएगा। सो काई इक्वल एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन आर 1 माइनस 1 डिवाइड एप्सिलॉन आर। क्लियर यहाँ तक। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, इंटू कर देंगे तो क्या बन जाएगा, काई इक्वल एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन आर, ठीक है,
या मैंने कोई गलती कर दी यहाँ पे। एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, हाँ सॉरी, यहाँ पर आप इसको एलसीएम लेकर लिख लीजिए तो ये भी स्क्वायर होगा। कहीं मैंने मिस्टेक कर दी भैया, एक मिनट चेक कर लीजिए। सिग्मा डिवाइड एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर सही लिखा था मैंने, सही है। कहीं कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है यहाँ पे। इक्वल सिग्मा डिवाइड एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन आर, और ये सिग्मा था, ये सिग्मा सिग्मा कैंसिल, एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन आर हो गया। हाँ, इंटू कर दीजिए एक बार, इसको ऊपर इंटू कर देते हैं, एप्सिलॉन आर को अंदर भेज देते हैं ना, सॉरी एप्सिलॉन आर अंदर गया यहाँ पर, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एप्सिलॉन आर माइनस ये क्या हो जाएगा 1 बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमने कोई मिस्टेक नहीं करी है यहाँ पर। ठीक है, मैंने इसको सोल्व करने में थोड़ी सी दिक्कत कर दी यहाँ पे। तो ये अपना रिलेशन है, ये आपको बोर्ड एग्जाम में पूछ सकते हैं ना, बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है ये ध्यान रखना है। मैंने आपको बताया हुआ है, हर चीज़ को मैंने बताया हुआ है कि कौन सा क्वेश्चन कौन सा टॉपिक बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज हम इतना रिवाइज करेंगे। आगे का अब रह गया क्या, संधारित्र है ना, गोलीय संधारित्र, इनमें पराविद्युत पदार्थ को भरना वगैरह। ठीक है, गोलीय संधारित्र, फिर इनका संयोजन, फिर इनके कुछ न्यूमेरिकल, ताकि ये अच्छे से क्लियर हो जाए ये टॉपिक। ठीक है, और फिर अपन फिर 5th चैप्टर स्टार्ट करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स करके। ठीक है, तो आज हम इतना ही करेंगे। ठीक है, बाकी मेरे इस चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, शेयर भी जरूर कर देना है।